पॉपुलर फ्रंट क्या एक पेपर में लिखा हुआ एक संगठन है क्या? नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है। अनपॉपुलर वजहों से चर्चा में रहने वाला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई खुद को गैर सरकारी संस्थान बताता है, लेकिन 2014 से केंद्र में आई भारतीय जनता पार्टी से इस संस्थान का 36 का आंकड़ा रहा है। पीएफआई के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के कुछ साल बाद बने केरला के विवादित मुस्लिम संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ने 2006 में दक्षिण भारत के 2 और संगठनों से हाथ मिलाया, जिससे पीएफआई का गठन हुआ। केरला कर्नाटका में मजबूत पकड़ रखने वाला पीएफआई खुद को अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग की आवाज बताता आया है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि किस तरह इस मुस्लिम संगठन और सरकार की पटती नहीं दिखी। ये बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा लीडर कह रहे हैं, मुसलमानों को जो बड़े बड़े स्टेज में आकर धमकी देते हैं, इन सब की बुज़दिली हमने देख ली है। इस संस्था पर और उसके सदस्यों पर देशद्रोह, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, आतंकी संगठन से लिंक होने के आरोप लगते आए हैं। इस संगठन पर सबसे बड़ा आरोप अब प्रतिबंधित हो चुके स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के दूसरे रूप होने का है। पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के करीब 6 साल बाद हुआ था और बताया जाता है कि सिमी के कुछ पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे। हालांकि पीएफआई सिमी से किसी भी तरह के रिश्ते को नकारता रहा है। पीएफआई का दावा है कि उसका मजबूत जनाधार है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह संगठन विशेष सफलता हासिल करता नहीं दिखा। पीएफआई की राजनीतिक पार्टी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने केरल चुनाव में ठीक ठाक सफलता हासिल की, लेकिन संसद में उनका कोई सदस्य नहीं है। केरल की बात करें तो आरएसएस और पीएफआई के बीच बदले की कार्रवाई इस कदर देखने को मिलती रही कि अप्रैल 2022 में केरल के पलक्कड़ में पीएफआई सदस्य जुबैर पारक की हत्या होती है, जिसके अगले ही दिन आरएसएस कार्यकर्ता एसके श्रीनिवासन की हत्या कर दी जाती है। इलाके में 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की नौबत आ जाती है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन ने अप्रैल 2022 में बयान दिया था कि पिछले 6 सालों में केरला में 24 बीजेपी आरएसएस सदस्यों की हत्या हुई है, जिसमें से 7 के लिए पीएफआई जिम्मेदार है। 2022 की बात करें तो कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद एक स्कूल में हुए विरोध प्रदर्शन को उकसाने का आरोप राज्य सरकार ने पीएफआई पर लगाया। हिंदू संगठन और बीजेपी लगातार पीएफआई पर बैन की मांग उठाते आए हैं और केरल हाईकोर्ट ने इसे एक चरमपंथी संगठन बताया था। हालांकि सरकार पर भी इस विवादित संगठन की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगता रहा है। 2020 में यूपी के हाथरस में दलित युवती की हत्या के बाद खबर करने केरल से आए पत्रकार सिद्दीक कापन को बीच रास्ते में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस आरोप से कि वो पत्रकार नहीं दरअसल पीएफआई के सदस्य हैं और यूपी में तनाव पैदा करने के इरादे से कुछ और लोगों के साथ उन्हें भेजा गया है। करीब 2 साल तक यूएपीए के तहत कस्टडी में रहे कपन को सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। पीएफआई लगातार खुद को जरूरतमंदों के लिए काम करने वाली और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था बताता आया है, लेकिन सितंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाई और गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात कही। पॉपुलर फ्रंट के साथ वही आएंगे जो खोने से नहीं डरते।